नमस्कार जी, मैं नारायण लाल आपके बीच में पाठ पढ़ा रहा था। राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की जो किताब है उसका पाठ नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन, उससे जुड़े हुए मैं तकरीबन 6 वीडियो बना करके मैंने YouTube के चैनल पर अपलोड कर ली है। आज हम उसी जो पाठ की जानकारी लेकर के दैनिक जीवन में रसायन नाम के पाठ में उसकी अंतिम जानकारी दे रहे हैं और आज उस पाठ का भाग नंबर 7 आपको पढ़ा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने आपको पढ़ा दिया था, पिछले जो हमारा टुकड़ा था जिसमें वीडियो अपलोड किया था, तो पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दे दिया था कि पीओपी का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाला है ना, और उसके बनने का समीकरण क्या है। अब हम क्या ले रहे हैं, उस पीओपी के गुण से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण जो हमने पिछले वीडियो में नहीं लिया था वो ले रहा हूं। अब आप देखिए पीओपी का गुण, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पहला जो गुण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पहला जो गुण है वो पहला गुण है कि ये श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है। श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है कौन? पीओपी। दूसरा, अगर आप इसको क्या करोगे 15-20 मिनट तक अगर आप पानी मिला दोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और 15-20 मिनट तक जम करके जिप्सम बना लेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट आधा H2O, CaSO4 डॉट आधा H2O। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर हम इसमें पानी मिला देंगे, 2 लगा देते तो आधा 2 से गुणा होकर के 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाता? 3 इसमें अणु जल के मिला दिया, पानी मिला दिया कुल मिलाकर के पीओपी के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है और ये जिप्सम के 2 अणु बन जाएंगे। तो आपको क्या जानकारी मिल रहा है? एक संतुलित समीकरण के नजरिए से हमने आगे 2 लगाया, तो मतलब प्लास्टर पीओपी के 2 अणु जल के 3 अणु से क्रिया करेंगे तो जिप्सम के 2 अणु बन जाएंगे। जिप्सम का फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब आपके पास दूसरा गुण क्या मिल गया? पीओपी का दूसरा गुण क्या मिल गया? पीओपी का दूसरा गुण ये मिल गया कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को 10-15 मिनट तक जल से क्रिया कराते हैं तो कठोर ठोस पदार्थ बन जाएगा और वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ना, वो जिप्सम का फॉर्मूला है। तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि भाई एक पीओपी सफेद ठोस चिकना पदार्थ है और अगर इसको हम पानी से क्रिया कराएं, ठीक है, ये 2-3-2 संतुलित करने के तरीके से लिखा है। हम ये पाठ पढ़ेंगे, पाठ नंबर 6 रासायनिक समीकरण, उसमें संतुलित करना पड़ता है क्योंकि द्रव्यमान ना तो बनता है ना नष्ट होता है। तो जितना ये तीर के इस तरफ जो है अभिकारक या तीर के उस तरफ जो उत्पाद है उसका द्रव्यमान जो होता है बराबर होना चाहिए, ना तो बनता है द्रव्यमान ना आप लोग उसको, ठीक है, आप डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर सकते हो। तो द्रव्यमान संरक्षित चीज होती है, इसलिए संतुलित करना जरूरी होता है। तो ये तो जानकारी है आपके दिमाग में। तो क्या रहना चाहिए? पीओपी पानी से क्रिया करेगा तो वो जमा करके जिप्सम बन जाएगा। ये 2 गुण तुम्हारी किताब के अंदर लिख रखे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। अब अपन क्या पढ़ते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पढ़ते हैं। ये दूसरा जो बिंदु है हमारा, पहला बिंदु के बाद पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेस क्या है, उपयोग देते हैं। उपयोग नंबर 1, तो हमारी जो हड्डियां होती है ना, और हड्डियां अगर बाई चांस टूट जाती है तो आप यूं समझ लो, टूटी हुई जो हड्डियां होती है, टूटी हुई हड्डियों क्या करता है? टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने का काम आता है। प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। टूटी हुई हड्डियों पर क्या करता है? प्लास्टर चढ़ाने का काम आता है। यहाँ पर एक डी और लगा लेते हैं हड्डियों पर, है ना, ठीक है, हिंदी भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने का काम आता है। दूसरा, ठीक है, हमारा भवन निर्माण में काम आता है, डिजाइन बनाने में काम आता है भवन के अंदर, तो भवन निर्माण में काम आ रहा है। दंत चिकित्सा जो होती है उसके अंदर भी पीओपी का भरपूर उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सा के अंदर। तो दंत चिकित्सा मूर्तियां और जैसी सजावटी चीजें होती है ना, ठीक है, तो मूर्तियां बनाने में, या यूज समझ लो आप, तो ये सब लिख दो, सजावटी मूर्तियां बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? ये पीओपी का उपयोग किया जाता है। बोर्ड की परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है जी। आगे क्या करते हैं? ये अग्नि के साथ जलाने में पदार्थ काम आता है, तो अग्निशय पदार्थ के रूप में भी आपका पीओपी काम आता है। तो लीजिए आपके सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस के वो सारे उपयोग हमने हमारी जैसी भी हैंड राइटिंग आती है उस हैंड राइटिंग में आपने सामने मैंने लिख डाले हैं, ठीक है। आप तो सुनिए और समझिए कि कौन कौन से उपयोग 10वीं की वैज्ञानिक किताब के अंदर पीओपी के उपयोग लिख गए। देखिए, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में काम आ रहा है, भवन निर्माण में कौन सा
मतलब पदार्थ काम आ रहा है, पीओपी दंत चिकित्सा में काम आ रहा है, सजावटी मूर्तियां बनाने में काम आ रहा है, और अग्निशय पदार्थ के रूप में पीओपी काम आ रहा है। तो आपको पीओपी का कोई दो उपयोग पूछ लिया जावे तो आप क्या उपयोग लिखेंगे? आप लोग सोच लीजिए कि भाई ये अगर मुझे पूछ लेता है तो पीओपी के कोई दो यूज लिखिए, दो उपयोग लिखिए, तीन उपयोग लिखिए, चार उपयोग लिखिए, आप कौन से लिखेंगे? तो चलिए हम इनको मिटाते हैं और फिर हम चलते हैं साबुन अपमार्जक की तरफ। तो चलिए, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में काम आता पीओपी, भवन निर्माण में काम आ रहा है, दंत चिकित्सा में काम आ रहा है, सजावटी मूर्तियां बनाने में काम आ रहा है, और अग्निशय पदार्थ के रूप में काम आ रहा है। आगे देखिए, आगे हम क्या पढ़ना है? साबुन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए साबुन के बारे में तो हम पढ़े, उससे पहले आप लोग समझ जाइए अपनी जो डिटर्जेंट समझते हैं, डिटर्जेंट एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है ये डिटर्जेंट, ठीक है। और साबुन क्या है? सबसे पुराना एक डिटर्जेंट है, अपमार्जक है। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। तो आपको सबसे पहले, अगर साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है तो अपमार्जक को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? अंग्रेजी में हमारे ये जो कहते हैं उसको बोलते हैं डिटर्जेंट। ये क्या है? लैटिन भाषा का वर्ण है डिटर्जेंट। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है साफ करने वाला, स्वच्छ करने वाला, स्वच्छ करने वाला। अब आपको तो जानकारी में क्या लेना चाहिए? हम साबुन पढ़ना चालू करें उससे पहले हमको जो जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पुराना अगर कोई डिटर्जेंट है, सबसे पुराना अगर कोई अपमार्जक है, तो सबसे पुराना अपमार्जक है कौन? तो वो सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है। तो इसका मतलब वो अगर वो अपमार्जक ही है तो उस अपमार्जक डिटर्जेंट वर्ड उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये किताब के इन्फॉर्मेशन लिख रखी है कि डिटर्जेंट जो होता है वो लैटिन भाषा का वर्ड है और जिसका मतलब होता है टू वाइप क्लीन। टू वाइप क्लीन का मतलब स्वच्छ करने वाला। ये तो सामान्य सी जानकारी है। तो चलिए अपन का तीसरा बिंदु पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। ये डिटर्जेंट के लैटिन शब्द को जानने के बाद हम साबुन लेते हैं। साबुन के बारे में मैं सिंपल लैंग्वेज लिखूं, सिंपल लैंग्वेज जो किताब से जुड़ा हुआ लैंग्वेज होगा। ये साबुन वास्तव में क्या होता है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन क्या होता है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, ठीक है, वसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ये जो लवण जो होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। ये तो एक भाषा हो गई आपके सामने। तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये आपको जानकारी में मिल गया। अब किताब के अंदर तो क्या है कि वो कौन से वसा अम्लों के ये क्या बोलते हैं कि सोडियम पोटेशियम लवण है, उन वसा अम्लों की किताब में तो नाम भी लिख रखे हैं। तो वो क्या क्या नाम है आप देखिए। एक तो नाम लिख रखा स्टेरिक, एक लिख रखा पामेटिक, एक लिख रखा ओलिक। क्या लिखा नहीं? ओलिक। अब आप समझिए क्या है, ठीक है। देखिए संख्या और कार्बन की संख्या भी कितनी, जैसे कार्बन 14 से लेकर के कार्बन 18 तक वो हो सकती है वो लंबी कार्बन श्रृंखला। तो अलग इंफॉर्मेशन है। तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों जैसे स्टेरिक, पामेटिक और ओलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये आपकी क्या हो गया जी? परिभाषा हो गई कि व्हाट इज द सोप। साबुन क्या है उसकी मीनिंग बता रही है आपको। इसका मतलब लंबी कार्बन श्रृंखला के सोडियम पोटेशियम लवण, लंबी कार्बन श्रृंखला जैसे के वसा अम्ल जैसे स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण जो होता है वो साबुन होता है। ये आपके साबुन का क्या हो गया जी? मतलब पता लग गया जी। अब हम आपको क्या बताते हैं जी? साबुनीकरण बताते हैं। साबुनीकरण बताते हैं। अब ये साबुनीकरण को समझते हैं कि साबुनीकरण क्या चीज है और उसको जानने का थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं जी। साबुनीकरण में वास्तव में है क्या? अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो आप क्या कर लीजिए, वसा अम्ल जो होते हैं उस वसा अम्लों की आप लोग क्रिया करा लीजिए या तो NaOH के साथ या KOH के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा, आपने कास्टिक सोडा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी देखा था, साबुन बनाने में काम आता, पाउडर बनाने में काम आता। तो वसा अम्लों की अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप क्रिया करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? साबुन मिलते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को आप लोग साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। तो वसा अम्लों के, ठीक है, वसा अम्लों की
क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, उनको मिलाकर इसको गर्म करते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो प्रोडक्ट हमारे साथ साबुन होता है। किताब के अंदर क्या कर रखा है, एक उच्च वसा अम्ल का उदाहरण भी देकर मैं वो किताब में लिखता हूँ CH2COOR, बीच में CHCOOR और फिर CH2COOR। ये क्या है, एक उच्च वसा अम्ल है। इस उच्च वसा अम्ल के साथ क्रिया करा रखी है NaOH की। किसी क्या रखी है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडे की। ठीक है, इसके 3 अणु ले रखे, ये 3 अणु है, तो उसके साथ क्रिया करें तो ये क्या होगा, ये जो है ना, ये यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या आंकड़ा मिला, COR COR COR। ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया कि RCOO और ये क्या मिल गया, Na। इसको आपने आगे कितने लगा दिए, 3। पीछे क्या बचा बताए आपको, एक तो बच रहा है CH2, एक बचा CH, एक बचा CH2। इसके पीछे 3 OH टोटल, ये पर 3 OH है, एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH लगा दिया। ये तो आपके पास बना ग्लिसरॉल, एक अलग प्रोडक्ट बन गया। साथ में ये जो चीज बनी है वो क्या है, साबुन, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, ठीक है, जो वसा अम्ल होते हैं उसके सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये चीज आपके पास क्या है, साबुन। ऐसा उदाहरण तुम्हारी किताब के अंदर भी लिख रखा है, एक प्रोडक्ट और बना रखा है उसके साथ में, वो प्रोडक्ट बना रखा है ग्लिसरॉल। तो कुल मिलाकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आप क्रिया करा लेंगे वसा अम्लों के साथ, तो आपको साबुन मिलेगा। तो साबुन मिलेगा, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, साबुनीकरण कहेंगे। ये भी जानकारी आपको ले गई है। तो ये आप देख लीजिए, साबुन और साबुनीकरण का मीनिंग क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने अगला टॉपिक आता है कि पोटेशियम साबुन और पारदर्शी साबुन के बारे में कुछ जानकारी लिख रखी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंट डाला। तो पोटेशियम साबुन जो होता है ना, उसके बारे में किताब में जानकारी लिख रखी है। पोटेशियम साबुन क्या होते हैं, थोड़े मृदु साबुन होते हैं, थोड़े बढ़िया साबुन होते हैं, जो क्या करते हैं, क्या काम आते हैं बताए आपको, शेविंग और करने का जो क्रीम होता है ना, उसमें बनाने में काम आता है, और शैम्पू बनाने में काम आता है, और शैम्पू बनाने में काम आता है। लीजिए, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं चाहिए। कौन से साबुन के बारे में जानकारी है, पोटेशियम साबुन के बारे में जानकारी। तो पोटेशियम साबुन मृदु होता है, ये शेविंग और शैम्पू बनाने में काम आते हैं। अगर पूछ ले तो आपको इसके बारे में ये लिखना है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए, ये पारदर्शी साबुन जो होता है, इसको बनाने के लिए किताब के अंदर एक इंफॉर्मेशन लिख रही है, वही इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ये है कि ये पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक है, उसकी जो जानकारी किताब के अंदर लिख रखी है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की किताब के 5 नंबर में 5वें पाठ में, इसका नाम दैनिक जीवन में रसायन है। ये पोटेशियम साबुन से जुड़ी हुई जानकारी है लिख रखी है, प्रश्न भी तुमको इस संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो ये पोटेशियम साबुन मृदु साबुन होते हैं, सभी शैम्पू बनाने में काम आते हैं। और ये जो पारदर्शी साबुन जो होते हैं, उसको बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। अगर कोई नौकरी वोकरी में प्रश्न आ गया कि पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, एफएसएसए में आपको 4 ऑप्शन मिले, तो हम में से उसमें से उस ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें ग्लिसरीन लिख रखा होगा। तो पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरीन का उपयोग जाता है। आगे ये होता है कि साबुन जो होते हैं वो मीठे जल के साथ तो अच्छा आसानी से क्रिया कर लेते हैं, लेकिन कठोर जल के साथ, मतलब खारे पानी के साथ क्रिया नहीं कर पाते। तो वो क्यों नहीं कर पाते, ये जानकारी आप देखिए। साबुन के कठोर जल से क्रिया नहीं करने का कारण, ये बिंदु भी अपने को क्या करना पड़ना है। हमारे कैमरा मैन जी थोड़ा मुस्कुरा दिए, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने स्टूडेंट तो है नहीं, स्टूडेंट तो केवल वही है जो कैमरा मैन है, बाकी बच्चे तो बैठे रहते नहीं। तो इसका मतलब मुस्कुरा दिए। तो क्यों मुस्कुराए उनको बाद में कारण पूछेंगे, पहले हम आपको समझा देते हैं साबुन के कठोर जल से क्रिया करने का या क्रिया नहीं करने का कारण। तो आपको पता होना चाहिए, जो जल होता है ना, जल में कठोरता का जो कारण होता है ना, वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, ये आप समझो। तो जल में कठोरता का कारण कौन होते हैं, कैल्शियम। जल में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो सब कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के कारण जल में कठोरता होती है, मतलब कठोर जल बन जाते हैं। अगर आप साबुन से क्रिया कराओगे, ठीक है, अगर आप साबुन से अगर कठोर जल से क्रिया करेगा, बात आप समझिए, साबुन अगर कठोर जल से क्रिया करेगा, तो होगा क्या, कठोर जल से क्रिया करेगा तो होगा क्या, साबुन में सोडियम है,
और कठोर जल में कौन सा आयन है? कैल्शियम मैग्नीशियम। ये कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करेंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो क्या करेंगे, सोडियम को हटा देंगे, सोडियम को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे। और कौन सा लवण बन जाएगा, लवण कौन सा बन जाएगा, ठीक है, कौन सा लवण बन गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के तो क्या मतलब वो जो वसीय अम्ल हो गए ना, क्योंकि साबुन क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण। और कठोर जल से क्रिया की, कठोर जल में कौन होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन क्या करेंगे, साबुन में से जो उच्च वसीय अम्ल के साथ सोडियम है उसको हटा देंगे और क्या बना देंगे, उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम, ये मैंने प्रतीक लिखे हैं साहब, Ca और Mg, ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण बन जाएंगे। और कैल्शियम मैग्नीशियम लवण क्या करेंगे, ये जल में नहीं घुल सकते साहब, जल में ये अविलेय हैं, जल में नहीं घुलते हैं। इसी कारण यह है कि साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं कर सकता। आप देखिए हमारी बहुत उत्कृष्ट हैंड राइटिंग में आपके सामने कुछ लिख रखा है, ऐसी हैंड राइटिंग तो बिल्कुल महात्मा गांधी जैसे मिलती है, ठीक है जी। महात्मा गांधी जी ने कहा था हैंड राइटिंग इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। हमने उनको फॉलो कर दिया, उन्होंने कहा कि नेसेसरी पार्ट नहीं है एजुकेशन में, तो हमने फॉलो कर दिया। गांधी जी बोल देते, हम भी हैंड राइटिंग से जुड़ा हुआ आप शब्दों को सुनेंगे ढंग से। कॉपी हम ले तो जल में कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। अगर जल कठोर जल से क्रिया करेंगे तो कठोर जल के कैल्शियम मैग्नीशियम आयन साबुन के सोडियम को हटा देंगे और उच्च अवश्य अम्लों के कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण बन जाएंगे। और ये कैल्शियम मैग्नीशियम के जो लवण बनेंगे वो जल के अंदर नहीं घुल पाएंगे, इसी कारण साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं कर पाता है। बहुत लाजवाब जानकारी था, आप याद कर सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है आपको, और आपको पूछा जाए तो आप उसका ढंग का उत्तर लिख भी सकते हैं। तो चलो इसको मिटा देते हैं, आपको पता लग गया कि भाई कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के कारण होती है। साबुन कठोर जल से क्रिया करेगा तो कठोर जल का कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम को हटा देगा, वो फिर क्या बना जाएगा, कुछ वसा अम्लों के कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण बन जाएंगे और वो जल के अंदर नहीं घुल पाएंगे। तो फिर आप समझो, फिर आप समझ ही गए होंगे कि वो कठोर जल से क्रिया नहीं कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अपमार्जक क्या है, हमने पढ़ा था अपमार्जकों के बारे में। ये जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे पहले वाली किताबों में मिलता था हमको, ये उच्च वसीय अम्लों के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण तो कोई साबुन, और उच्च वसीय अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट लवण जो होते हैं वो अपमार्जक होते हैं। किताब में और अलग लिख रखा, तो किताब में लिखना क्या है, किताब में लिखा है सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट। और क्या है बताएं हमको, वो लिखेगा सोडियम, ठीक है, एल्किल ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। मैंने एक सिंपल सी भाषा बोली, उच्च वसीय अम्लों के अमोनियम सल्फोनेट लवण क्या कहलाते हैं जी, अपमार्जक कहलाते हैं। किताब में लिखा है सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक होते हैं। और हमने वही चीज आपके सामने लिखा पढ़ी कर दी है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तब आप समझो कि इसको और थोड़ा आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया आप क्या जानकारी आपको मिल रही है। सोडियम एल्किल सल्फेट का चलो सूत्र भी थोड़ा बहुत आपके सामने लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ R ये O, यहाँ फिर आप लगा दो SO3 माइनस के फॉर्म में, और पीछे सोडियम लगा दो प्लस के फॉर्म में। ये है आपके पास सोडियम एल्किल सल्फेट। और सोडियम बेंजीन अल्कोहल क्या बोलते हैं, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लगाना, तो ये लगा दीजिए, यहाँ C6H5 बेंजीन लगा दीजिए, फिर ये SO3 माइनस और ये Na प्लस, ये फॉर्मूला है। आप तो केवल ये ध्यान रखें कि सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट अपमार्जक होते हैं, ये अपमार्जक होते हैं। लॉजिक लैंग्वेज पता लगा कि अपमार्जक का अर्थ क्या है, लो जी अपमार्जक का अर्थ ये। अब दूसरा
ये क्या करते हैं, अनेक प्रकार के अपमार्जक पाए जाते साथी। ये तो केवल एक दो नाम है, वो तो केवल हमने एक दो नाम बताए, वो नाम बताए जो तुम्हारी 10वीं की राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताब में, इसलिए वो नाम बताए हम आपको, तो किताब में लिखा पढ़ी करेगी वो बताए। बाकी नाम तो इस प्रकार के अनेकों प्रकार के इस प्रकार के अपमार्जक पाए जाते हैं। और जो आपको जो अपमार्जकों के नाम लिख करके तुम्हारी किताब में वो नाम लिखे मैंने, सोडियम एल्सिल सल्फेट और सोडियम एल्सिल बेंजीन सल्फोनेट, ये क्या है, अपमार्जक है। चलो इसको मिटाने के बाद अपन लेते हैं, चलो भाई अपमार्जक में और इसमें अंतर लेंगे। तो एक अंतर आएगा कि साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं करता, लेकिन अपमार्जक कठोर जल से क्रिया करता है। तो क्यों करता, कुछ तो करता होगा, क्यों करता होगा, कुछ कारण होगा। तो कारण आपको पता, जल में कठोरता का कारण कौन होता था, आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। अगर आप अपमार्जक क्रिया करेगा किससे पता, अपमार्जक क्रिया करेगा कठोर जल से, तो क्या होगा पता, इस कठोर जल का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ना, वो क्या बना देगा पता, इसके सोडियम आयन को हटा देगा। ठीक है, हटाने के बाद क्या बनेगा पता, वो बन जाएगा आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट लवण बन जाएगा। क्या आप इसको Ca लिख दूं, Ca कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट के लवण बन जाएंगे, सल्फोनेट लवण बन जाएंगे, जो कि जल में क्या होगा पता है, घुलनशील। जल में पता होगा घुलनशील, अगर जल में घुलनशील है इस कारण ये कठोर जल से क्रिया कर सकता है। पहले वाला कैल्शियम मैग्नीशियम के जो लवण बन रहे थे उसमें वो जल में नहीं घुल रहे थे, इसलिए वो नहीं कर रहा था साबुन। अब देखो, तो अपमार्जक जब कठोर जल से क्रिया करता है तो कठोर जल के कैल्शियम मैग्नीशियम आयन सोडियम को हटा देते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फोनेट लवण बन जाते हैं। और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फोनेट लवण जो होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। बहुत सी बार हमसे शिकायत की जाती है क्या वो स्पीड बोलते हैं, लेकिन वैसा वीडियो बनाते समय क्या होता है 5, 15, 20 मिनट का वीडियो बनाना होता है, तो स्पीड से बोलना पड़ता है। स्पीड से नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे तो फिर ज्यादा जीबी एमबी का बन जाएगा, नेट नहीं होता। आप समझो, समझदार हो, इसे बड़ा स्पीड बोलना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर भी धीरे बोलिए। चलो ये तो हो गया अपमार्जक का अर्थ हो गया, कठोर जल से क्रिया का कारण हो गया, अपमार्जक संबंधित जानकारी। चलो जी, इसमें क्या मिलेगा बताएं आपको, कौन सी जानकारी लिख रही है, समझदार तो हो, समझ तो जाओगे, क्या समझदार नहीं हो, कैमरामैन जी समझदार तो हो, आप समझ जाओगे, समझाएं आपको तो समझो, आप समझो, चैनल पर तो बाद में जाएगा, पहले आप समझ लो। ठीक है, कम से कम आप समझ लोगे तो हमारे लिए वीडियो बात होगी। आपको पता होना चाहिए ये अपमार्जक अगर जल में घुलेंगे, अपमार्जक अगर क्या करेंगे, जल में घुलेंगे, अगर ये जल में घुलेंगे, ठीक है, जब पकड़ा था ना पूरी चीज, केवल अपमार्जक जल कर तो इतनी रहेगी, टुकड़े गिर गिर नीचे गिर गए। ठीक है, अपमार्जक जब जल से में क्या करेंगे तो ये क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन करेंगे, जल प्रदूषण करेंगे, क्या करेंगे, जल प्रदूषण करेंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और जल प्रदूषण करेंगे और जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु, वो जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, इनको ठीक है जीवाणु द्वारा इनका अपघटन नहीं हो पाएगा, फिर ये थोड़ी प्रॉब्लम भी रहेगी, पोल्यूशन भी करते हैं साथ, अपघटन नहीं कर पाएंगे। तो अपमार्जक क्या करते हैं, अगर पानी में अगर आप उसको अगर आप उसको क्रिया कराओगे तो इसमें क्या होता है कि जो संश्लेषित अपमार्जक जो होते हैं वो पानी से क्रिया करके पानी का प्रदूषण करेंगे, और उसमें क्या होता है कि जीवाणु जो होते हैं वो जो भी चीज होती है उसको अपघटन नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है हमारे लिए। इसको निपटने के लिए हमारे पास कोई है क्या, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, लंबी व कम साकित इसके ब्रांच से कम निकली हो, लंबा दूर होवे, 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 लेकिन शाखाएं नहीं निकली हो, ऐसे शाखाएं निकली हो। ठीक, कम साकित, लंबी व कम साकित बेंजीन सल्फोनेट का हमें उपयोग करना चाहिए। बेंजीन सल्फोनेट वाला जो आपके पास अपमार्जक होता है ना, उसका उपयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, प्रश्न आगे देखें। लंबी व कम साकित बेंजीन वाले कम साकित वाले जो बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, हमें ऐसे अपमार्जकों का उपयोग करना चाहिए। वाई, क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम साकित वाला होगा, अगर आर कम होगा, कम साकित होगा, तो जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो जीवाणु क्या बड़ी आसानी से आप इस अपमार्जकों का क्या कर पाएंगे, अपघटन कर पाएंगे। इसलिए आपको लंबी व कम साकित वाले बेंजीन सल्फोनेट वाले अपमार्जकों का उपयोग करना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर ये कम साकित होंगे, आर अगर कम होगा
R अगर कम होगा एल्कीन अगर कम होगा, R अगर कम होगा, ठीक है, तो जीवाणु क्या कर देंगे, अपमार्जकों को अच्छी तरीके से अपघटित कर पाएंगे। ये जानकारी मिली आपको, जिसमें क्या ना अपमार्जक जानकारी। एक जानकारी तो आपको ये होनी चाहिए कि भाई अगर अपमार्जक जो है वो पानी के साथ मिलकर के पानी प्रदूषण कर सकते हैं, पानी को थोड़ा खराब कर सकते हैं, और वो जीवाणु उसको अपघटित नहीं करे। इस समस्या से बचना है तो आप क्या कर दीजिए, उसके R को कम कर दीजिए, शाखाएं कम कर दीजिए। लंबी और कम शाखाएं अगर बेंजीन सरकुंडी का उपयोग करोगे ना आप, तो उसमें क्या होगा कि जीवाणु आसानी से उस अपमार्जकों को क्या कर पाएंगे, अपघटित कर पाएंगे। तो चलिए आगे और क्या, आगे और है कि अपमार्जकों की क्षमता और गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी और उसकी पावर या उसकी क्वांटिटी और उसकी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं अपमार्जकों की। तो उसके लिए कुछ पदार्थों के नाम आ रहे हैं भाई। आप जीवाणु क्या बोलते हैं, क्या अपमार्जकों की गुणवत्ता, आप उसमें ये दो चीजें मिला करके आप उसमें बढ़ा सकते हैं। वो दोनों का मैं नाम लिख रहा हूं, आप खूब ध्यान में रखना चाहिए। तो अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिलाए जा सकने वाले किन्हीं दो पदार्थों के नाम बताइए। क्या है, अपमार्जकों की क्वालिटी व क्षमता भी लिखो, तो क्या लिखा, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप उसमें क्या मिला सकते हैं, ये दो पदार्थों के नाम आपको ध्यान रखना है। चौक ले लेते हैं, लिख देते हैं, एक कार्बनिक फॉस्फेट और ये लिख देते हैं सोडियम परऑक्सीबोरेट। तो एक तो लिख देते हैं, क्या बात है, चौके नहीं डब्बी साहब, वह जल्द हम आपके सामने क्या करेंगे पता है, ये काम करेंगे कि मार्कर पेन का यूज करेंगे, ठीक है। एक तो एक कार्बनिक फॉस्फेट, दूसरा ले सकते हैं आप लोग सोडियम परऑक्सीबोरेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट। तो लीजिए लीजिए लीजिए, आपके पास एक इंफॉर्मेशन और मिला है। अगर आप डिटर्जेंट की पावर, उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इनमें से ये प्रति ट्यूबी होते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप तो इन दो के नाम याद रखें, एक कार्बनिक फॉस्फेट और सोडियम परऑक्सीबोरेट। ये चीजें आप लोग अगर अपमार्जक को मिला दोगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छी तरीके से बढ़ सकती है। आपने कभी समझा नहीं समझा, ये गड़ी डिटर्जेंट पाउडर नाम सुना होगा, निरमा पाउडर नाम सुना होगा, तो वो ये जो एक कार्बनिक फॉस्फेट और सोडियम परऑक्सीबोरेट उसका बढ़िया जानते होंगे उसका नाम, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे की तरफ बढ़े। तो अब आगे की तरफ कहां आगे, मीशे, क्या आगे, मीशे और साबुन की सभी प्रक्रिया। ये चीज जान करके हमें आज का टॉपिक खत्म करना होता है। तो साबुन को पता है क्या भाग होता है, साबुन क्या होता है, जैसे मैंने एक लिखा है C17H35 लंबी कार्बन श्रृंखला वाला है, और COOO और Na ये साबुन है साबुन। अगर इसका आयन बनेगा तो क्या बनेगा, C17H35 और COOO माइनस, और ये बन गया Na+। आपने इसको इस फॉर्म में नहीं लिखो, तो आपको इस फॉर्म में लिखो सर, इसकी जगह तो आपने केवल RCOONA, क्या आयन बनेगा, तो RCOO माइनस और एक बनेगा Na+। तो आपको ये बात होना चाहिए, साबुन के दो भाग होते हैं, एक तो ये वाला भाग जिसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन वाला भाग। कौन सा है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग जिसमें कार्बन है, और दूसरा भाग जो होता है ये होता है जिसको आप लोग आयनिक भाग बोलते हैं। एक तो होता है ध्रुवीय भाग, इसको आयनिक भाग कोई एक शब्द बोलते हैं, ध्रुवीय भाग, या जल में घुल सकता है इसलिए इसको बोलते हैं जल स्नेही भाग। ये रहा आपके पास, ये रहा आपके पास, ठीक है नहीं। तो आयनिक भाग, ध्रुवीय भाग और जल स्नेही भाग। एक होता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग, अध्रुवीय भाग, और जल स्नेही नहीं करो फिर उसको जल विरोधी कह दो, जल विरोधी भाग। तो आप समझो जनाब, साबुन उच्च कार्बन श्रृंखला वाले या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसाअम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। तो उसमें जो वसाअम्लों का जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग है, उसका मतलब साबुन के दो भाग होते हैं, एक भाग हाइड्रोकार्बन वाला जिसको जल क्या बोलते हैं, उसको विरोधी और अध्रुवीय भी बोलता है। एक होता है उसका दूसरा वाला भाग आयनिक भाग जिसको ध्रुवीय भाग और जल स्नेही भी कहते हैं।
तो आपको एक जानकारी तो पता होनी चाहिए, साबुन के दो भाग होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग और एक ध्रुवीय भाग, या जल से नहीं भाग, तो जल में से क्रिया कर सकता है। इसका मतलब साबुन के दो भाग होते हैं। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया में बनने वाली एक संरचना का नाम है मिसेल। दोबारा बोल रहा हूं, साबुन की सफाई प्रक्रिया में कोरोना नहीं है, समझा है ना, केवल खांसी है ये, आगे में समझना है कोरोना, ठीक है, आ जाती है, स्वाभाविक चीज, जो की डस्ट उड़ती रहती है तो स्वाभाविक चीज है कि आ जाती है। तो जैसे हमने खांसा तो हमारे सामने जो कैमरामैन है वो थोड़े मुस्कुराए, उनको लगा कि सर कोरोना का मरीज पड़ा, लेकिन कोरोना नहीं सामने, वो सामान्य चीज है, डस्ट कितने उड़ रही है, व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे साहब, मार्कर यूज करेंगे ना। अब देखो मिसेल, मिसेल की स्ट्रक्चर देखते हैं। मिसेल क्या है? साबुन की सफाई प्रक्रिया में बनने वाली एक संरचना, जिसमें साबुन के आप साबुन लगाएंगे, जिसमें कपड़ों में क्या होता है मेल में क्या होता है तेल, ठीक है, मेल में क्या होता है तेल, चिकनाई होती है साबुन। तो इसमें क्या होता है कि मिसेल साबुन की सफाई प्रक्रिया के दौरान बनने वाली एक विशेष संरचना है, जिसमें तेल की ओर, चिकनाई की ओर तो साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, और जो आयनिक भाग होता है वो बाहर की ओर होता है। तेल की ओर तो साबुन का कौन सा भाग होता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, और आयनिक भाग जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। और ये संरचना क्या कहलाती है? मिसेल कहलाती है। साबुन की सफाई प्रक्रिया के दौरान बनने वाली एक विशेष संरचना, जिसमें साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला भाग तो तेल कण की ओर, चिकनाई की ओर होता है, और उसका आयनिक भाग बाहर की ओर होता है, ये संरचना मिसेल कहलाती है। मैंने मिसेल बना लिया साहब, 3 नाम लिखने। दिस इज द तेल की बूंद, अंग्रेजी बोला है ना भैया, बोला होगा आपको, लगा होगा तेल की बूंद। और ये है अपने पास आयनिक भाग, ध्रुवीय भाग, जल से नहीं भाग, जल में घुलने वाला, एक जल रागी एक जल विरागी, जल से राग रखने वाला और जल विरागी होता है, ये तो जल रागी और जल विरागी। और यह है लंबी कार्बन श्रृंखला वाला भाग, जिसको हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहते हैं। ये आपके सामने हाइड्रोकार्बन, हम लिख दे कार्बन, हो जाता है गलती होती रहती, इंसान है, मशीन थोड़ी, ठीक है। तो तेल की बूंद, आयनिक भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग। तो ये क्या है? मिसेल का स्ट्रक्चर है। साबुन की सफाई प्रक्रिया में बनने वाली एक विशेष संरचना, जिसमें चिकनाई की तरफ तो साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, और आयनिक भाग बाहर की ओर होता है, ये संरचना मिसेल कहलाती है। हो गया जी, आगे बढ़े सफाई प्रक्रिया। तो पहले सफाई प्रक्रिया में साबुन लिखो। साबुन क्या है? साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों के, पामेटिक ओलिक अम्लों के, स्टेरिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम होते हैं। अर्थात साबुन के 2 भाग होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग और एक आयनिक भाग। तो जब जैसे साबुन हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कपड़ों में जो मेल होता है, मेल में तेल होता है, और तेल क्या होता है? जल में नहीं घुलता। तो साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो होता है ना, वो क्या करता है, उस तेल के कण को आसन के घेर करके एक संरचना बना लेता है। वो संरचना क्या कहलाती पता है? वो संरचना मिसेल कहलाती है। फिर क्या होता है, और आयनिक भाग जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो ये जो तेल कण जो होते हैं ना, वो तेल कण क्या करते हैं, इस चिकनाई को अपनी, ये मतलब हाइड्रोकार्बन वाले जो तेल होते हैं, ये चिकनाई तेल कण तो एक ही बात है ना। तो चिकनाई और ये तेल कण जो होते हैं ना, वो हाइड्रोकार्बन के द्वारा अवशोषित हो जाती है, और हाइड्रोकार्बन के द्वारा अवशोषित होकर के क्या बन जाती है, हमारी भाषा में उसको झाग भाग बोलते हैं। जैसे पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सफेद हो जाती है। कुल मिलाकर के वो चिकनाई जो होती है वो मिसेल की संरचना में घेर ली जाती है, और फिर पानी में डाल करके उसको सफाई कर लेते हैं। एक सामान्य से इंफॉर्मेशन है, दोबारा अगर रिपीट करूं तो समझना, कि साबुन में 2 भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल विरागी, जल में नहीं घुलता, और आयनिक भाग जल से नहीं, जल में घुलता। और जैसे हम जानते हैं कपड़ों में मेल होता है, मेल में तेल या चिकनी होती है। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया के दौरान एक विशेष संरचना बनती है, जिसमें हाइड्रोकार्बन वाला भाग तो क्या करता है, चिकनाई की ओर होता है। तो चिकनाई को कौन कर देता है? हाइड्रोकार्बन वाला भाग अक्षित कर देता है, और जल से नहीं ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकला रहता है। तो वो बाहर की तरफ निकल, फिर क्या होता है, चिकनाई चारों तरफ से गिर करके क्या बना लेती है, मिसेल बना लेती है। और फिर क्या करते हैं, और ये क्या करता है, फिर वो इस हाइड्रोकार्बन द्वारा अवशोषित होकर के फिर वो आगे की तरफ जो होगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, आयनिक भाग, क्योंकि ये उसके द्वारा क्या हो जाती है, आकर्षित रहती है। तो आपको पता होना चाहिए ये पूरी स्ट्रक्चर जो होती है, वो स्ट्रक्चर जो होती है वो ऋणाविष्ट होती है, और ये धनाविष्ट होते हैं, बाहर वाला भाग।
धनावेश को आकर्षित कर लेगा और कपड़ों में से मेल बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस प्रकार की सभी प्रक्रिया है, आप दोबारा सुन करके, आप किताब में से पढ़ करके आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने दैनिक जीवन नाम में रसायन नाम का विज्ञान का पाठ था, जिसको मैंने ये 7वें नंबर का वीडियो है, 7 छोटे छोटे 5-25 मिनट के 20 मिनट की वीडियो में मैंने जानकारी आप तक पहुंचाई है। तो आपको पूरा का पूरा जानकारी आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अभी तक भी हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कभी लगे कि मुझे 5वां पार्ट पढ़ना है, ठीक है, मैं केमिस्ट्री और डेली लैब की पार्ट पढ़ना है, आप आराम से चैनल पर जा सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और उसको बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। आपको लगे कि धीमे सुनना है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसकी स्पीड को कम करके भी सुन सकते हैं, यूट्यूब सब मौका देती है। आपको लग रहा है बहुत धीमे बोल रहा है, तेज बोलना चाहिए, तो आप उसकी स्पीड बढ़ा करके 1 झटके में आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेगापिक्सल आपका जो वीडियो चला रहे हैं उसकी क्वालिटी ढंग की नहीं है, तो ऊपर एक 3 बिंदी आती है, उसके बटन को दबाइए और आपकी उसकी मेगापिक्सल 144 का है तो उसको 480 पिक्सल का भी आप उसको करके उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़, अभी आदर्श विद्या मंदिर कनाडा का आचार्य हूँ और भिलवाड़ा जिले के अंदर रहता हूँ और आपके बीच में ये पाठ पढ़ाया है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।